अगर हम लोग कर्नाटक की राजनीति के बारे में बात करें और बीएस येदियुरप्पा साहब के बारे में बात ना की जाए, ये मुझे लगता है कि संभव भी नहीं है। अधूरी अधूरी राजनीति कर्नाटक की रह जाएगी। तो आज हम लोग बीएस येदियुरप्पा साहब के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। इनके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, इनकी शिक्षा एजुकेशन किस तरह से रही है और इनका कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर, राजनीतिक सफर किस तरह से रहा है, उस सब पर भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर इन्हें देख भी रहे होंगे। ये है बीएस येदियुरप्पा और देखिए इनका परिवार है, क्या है, परिवार है। इनका संबंध कर्नाटक से है। कहाँ से है? कर्नाटक से है। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसमें कर्नाटक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बेंगलोर इसकी राजधानी है और 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक को राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और विधानसभा में अगर आप लोग देखें तो आप देखेंगे कि 224 सीटें हैं विधानसभा में। विधान परिषद ही है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। ये सब चुनाव करवाता कौन है? लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग होता है और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है, भारतीय निर्वाचन आयोग की। और आप देखें 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अब अगर हम लोग बी एस येदियुरप्पा साहब के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? बूका नाकेरे सिद्धिलिंगप्पा येदियुरप्पा। इनका जन्म आप देखें कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गांव में सन 1943 में हुआ था। इनका जन्म मंड्या जिले के जिस गांव में हुआ था उसका नाम बुकानाकेरे है और इसी गांव में इनका शुरुआती जीवन बीता। अगर हम लोग बीएस साहब के परिवार की देखें तो लिंगायत समाज से नाता रखने वाले बीएस येदियुरप्पा के पिता का नाम सिद्धलिंगप्पा, जबकि इनकी माता का नाम मैत्रा देवी है। येदियुरप्पा जब महज 4 वर्ष की आयु के थे तब उस समय इनकी माता की डेथ हो जाती है और जिसके बाद उनकी देखरेख उनके पिता द्वारा अकेले की जाती है। और बीएस साहब ने साल 1967 में मैत्रा देवी नामक महिला के साथ विवाह किया और इस विवाह से इन्हें 2 पुत्र और 3 बेटियां हैं। 2 बेटे 3 बेटियां हैं। इनके बेटे का नाम राघवेंद्र और विजयेंद्र है, जबकि इन्होंने अपनी पहली पुत्री का नाम अरुणा देवी रखा, दूसरी पुत्री का नाम पद्मावती और तीसरी पुत्री का नाम उमा देवी रखा गया है। अब आप देखेंगे कि शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो वीएस येदियुरप्पा ने 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद कला विषय को अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए चुना और इस विषय में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आप लोग 12वीं तक पढ़ते हैं ना, फिर आप लोग एक सब्जेक्ट चुनते हैं, तो उसी की बात हो रही है। और अपनी डिग्री हासिल करने के बाद येदियुरप्पा ने बतौर एक प्रथम विभाजन क्लर्क के तौर पर काम किया, लेकिन सामाजिक कल्याण विभाग में कुछ समय तक बतौर एक क्लर्क अपनी सेवा देने के बाद इन्होंने अपनी ये नौकरी छोड़ दी और जिसके बाद ये कर्नाटक के शिकारीपुरा नगर चले गए और यहाँ पर जाकर उन्होंने एक चावल की फैक्ट्री में बतौर एक क्लर्क अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया और इसी फैक्ट्री के मालिक की बेटी मैत्रा देवी से इनकी शादी हो जाती है, विवाह कर लेते हैं। राजनीतिक सफर की अगर हम लोग बात करें तो बीएस साहब ने मात्र 15 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और बीजेपी में जो आप लोग बड़े बड़े नेता देखते हैं ना, ये आरएसएस से निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब को देख लीजिए, आरएसएस से निकले हुए हैं। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे आरएसएस के और इस पद पर रहते हुए उन्होंने साल 1965 में संघ की शिकारीपुरा इकाई के सचिव पद पर बैठाया गया। साल 1972 में येदियुरप्पा को जनसंघ का भी अध्यक्ष बनाया गया। फिर आप देखें साल 1975 में उन्हें शिकारीपुरा टाउन नगर पालिका का सदस्य बनाया गया। उसके बाद आप देखें इसके बाद साल 1980 में बीएस येदियुरप्पा को भाजपा की तरफ से शिकारीपुरा तालुक इकाई का अध्यक्ष बनाया गया और 5 साल बाद ही इन्हें शिमोगा जिले का अध्यक्ष भी बना दिया गया। बाद में वे कर्नाटक विधानमंडल के लोअर हाउस के लिए चयनित होते हैं। फिर आप देखते हैं कि बीएस येदियुरप्पा ने 6 बार शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया और जिसे देखते हुए बीजेपी ने उन्हें साल 1988 में कर्नाटक से अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, यानी कि विधायक बनते हैं 6 बार। फिर आप देखेंगे कि साल 1994 में बीजेपी को असेंबली
इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान भी कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे और जिसके बाद साल 1999 में उन्हें बीजेपी ने विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए नॉमिनेट किया। विधान परिषद की बात हो रही है। और बीएस येदियुरप्पा को साल 2004 में विधानसभा में जीत मिली और उन्हें एक बार फिर से विधानसभा में विपक्ष के नेता का कार्य सौंपा गया। उन्होंने जनता दल के साथ कर्नाटक में अलायंस गवर्नमेंट बनाई। उन्हें यहाँ के उप मुख्यमंत्री के और वित्त मंत्री के पदभार भी कार्यभार सौंपा गया। फिर आप देखें बीएस येदियुरप्पा ने 12 नवंबर 2007 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को स्थापित किया, लेकिन कुछ विरोधों के कारण महज 7 दिनों के भीतर ही उन्हें इस पद को छोड़ना पड़ा। लेकिन साल 2008 में फिर से बीजेपी ने चुनाव लड़ा और येदियुरप्पा को 30 मई 2008 को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ घोटालों में उनका नाम आया और उन्होंने साल 2011 में ये पद छोड़ दिया, यानी कि पूरा कार्यकाल इस बार भी नहीं कर पाए। फिर साल 2012 में येदियुरप्पा ने खुद की पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष की स्थापना की। इस पार्टी से साल 2013 में शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ा, इसमें जीत भी हासिल की। हालांकि इसके एक साल बाद ही साल 2014 में उन्होंने फिर से बीजेपी से हाथ मिला लिया, बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। फिर आप देखिए साल 2018 में उनकी पार्टी के कर्नाटक विधानसभा से चुनाव में जीत हासिल की, उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2 दिन में ही उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बहुमत नहीं जुटा पाए थे। सबसे बड़ी पार्टी इनकी बनी थी विधानसभा में। फिर इसके बाद आप देखिए जब केंद्र में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ला गया और 26 जुलाई 2019 को येदियुरप्पा को फिर से कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इस बार भी आप देखिए पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। 26 जुलाई 2021 को वीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन्हें इस्तीफा दिला दिया गया। तो अभी तक इनका राजनीतिक सफर ये है, आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके लिए अच्छी बात रहती है कि आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा, न्यूज़ देखते रहा करिएगा। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं, इन्हें भी देख लीजिए। बात और किसानों के नेता के तौर पर भी प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की थी। साल 1987 में येदियुरप्पा ने किसानों के हितों के लिए कई सारे कार्य किए थे। उनके द्वारा किए गए इन्हीं कार्यों के कारण इन्हें किसानों का नेता भी कहा जाता है। येदियुरप्पा ने अपने राज्य के उन किसानों की काफ़ी मदद की जिनके पास खुद की भूमि नहीं थी और इसके साथ साथ इन्होंने किसानों के लोन को माफ करने के लिए कार्य भी किया। और जब वे सीएम थे तो इन्होंने केवल 3% ब्याज दर पर किसानों को लोन भी, आप देखते हैं, ऋण भी मुहैया करवाया था। बच्चों के लिए भी चलाई महत्वपूर्ण योजनाएं। येदियुरप्पा ने अपने राज्य की लड़कियों के अच्छे भविष्य के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। ये उस योजना की मदद से इन्होंने अपने राज्य के गरीब परिवारों की बच्चियों की आर्थिक मदद भी की थी। बच्चों को इन्होंने साइकिलें भी बांटी, छात्रों को स्कूल जाने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए येदियुरप्पा सरकार ने अपने राज्य के 8वीं कक्षा के बच्चों को साइकिल भी बांटी थी। ये मुफ्त साइकिल गरीब परिवार के बच्चों को दी गई थी। और इसके अलावा इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए संध्या सूर्य का पेंशन योजना की भी शुरुआत की थी। अब आप देखिए, आप लोग इस तरह के किसी पद पर रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात रहती है कि आपसे विवाद भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि चाहने वाले भी होते हैं, ना चाहने वाले भी होते हैं। तो आप देखेंगे कि 2004 में सूत्रों के मुताबिक बीएस येदियुरप्पा और शोभा करंदलाजे लोकसभा सांसद थी बीजेपी की, उनके मध्य संबंध को लेकर भी काफी चर्चा में रहे थे। और ये विवादों में तब आए जब उन्होंने एक दलित परिवार के घर किसी होटल से भोजन ऑर्डर करके खाया था। यानी कि कहने के लिए भोजन दलित के घर कर रहे हैं लेकिन भोजन वो होटल से मंगाया गया था और इसके लिए भी उनकी आलोचना भी की गई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा उस समय एक नए विवाद में घिरे जब उन्होंने मैसूर के पास गुंडोलपेट विधानसभा क्षेत्र के वडरा होसहल्ली गांव में एक महिला को 1 लाख रुपए की नगद सहायता राशि दी, क्योंकि उस महिला के पति ने कर्ज के बोझ तले खुदकुशी कर ली थी और उस समय वहां विधानसभा उपचुनाव का मतदान होना था और जिसके चलते उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। 1975 में उन्हें आपातकाल अवधि के दौरान सिमोगा बिल्लारी से 45 दिनों के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। और आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी के समय की राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। 1975 से 77 की भी जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना, उसी की बात हो रही है। बीएस येदियुरप्पा का नाम कई विवादों से भी जुड़ा है और जिसके कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उन्हें साल 2011 में भ्रष्टाचार के 2 मामलों में दोषी भी पाया गया और गिरफ्तारी भी हुई, जिसके बाद येदियुरप्पा को 23 दिन के लिए जेल भी भेजा गया था। और फरवरी 2019 में आप देखेंगे जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों के साथ येदियुरप्पा की बातचीत के कई ऑडियो टेप सामने आए थे और विधायकों को इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के लिए
50 करोड़ रुपए की पेशकश भी की गई थी। और जेडीएस और कांग्रेस ने येदियुरप्पा पर कुमार स्वामी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। और आगे चलकर ये हुआ भी था, वो सरकार गिर गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। तो ये शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं BS येदियुरप्पा साहब की है। और किसी के बारे में जानना हो, दिलचस्पी है जानने की, तो आप लोग उसका नाम बताइएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।